स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। तो जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी, उसके सिद्धांत और प्रक्रम। ठीक है, सो इस चैप्टर के अंदर, इस अध्याय के अंदर जो टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हम पिछले 2 लेक्चर से पढ़ रहे हैं, या मैं बोलूंगा 2 लेक्चर ही हो गए ऑलमोस्ट, जिसमें हमने ये वाला टॉपिक पढ़ रहे थे कि जो हम पुनर्योगज डीएनए बना रहे थे, उसको बनाने के लिए जो तकनीक थी उसमें कौन कौन से साधन का हम उपयोग कर रहे थे। ठीक है, तो यही है टॉपिक कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कौन से वो साधन थे जिनको हमने यूज में लिया था। ठीक है, मैं आज वो सारी चीजें, वो सारी स्लाइड वापस से लेकर आया हूं जो पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको बताई हैं, ताकि रिवीजन हो जाए। जरूरी है, भूल जाते हैं क्या पढ़ा था, है ना, तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से सुनना, जो साधन हम पढ़ने वाले हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक के, उसमें से पढ़ने से पहले मैंने आपको बोला था ये एग्जाम्पल याद रखना, जिसमें मेरी कोशिका का क्या निकालना है, जीन निकालना है, और उस जीन को एक दूसरे डीएनए के साथ जोड़ना है, पुनर्योजी डीएनए बनाना, और फिर ये जो पुनर्योजी डीएनए है इसको किसी पोषक कोशिका के अंदर भेजना है। डन। तो ये हमने बात करी थी। अब हमारे पास जो साधन जो थे उनमें से सबसे पहला साधन जो था वो क्या थे, एंजाइम थे। दूसरा जो है वो वाहक है। तीसरा जो है वो परपोषी कोशिका है। परपोषी या पोषक कोशिका बोल देते हैं इसको, परपोषी से बेटर है, हम इसको पोषक कोशिका बोल देते हैं। कौन सी कोशिका? पोषक कोशिका। पोषक कोशिका जिसके अंदर भेजा जाएगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहला बेटा हमने साधन पढ़ लिया है क्या? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या? एंजाइम। मैंने बोला एंजाइम जो है वो हम 4 प्रकार के पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? लयनकारी एंजाइम। आपको याद होगा लयनकारी एंजाइम क्या थे? वो एंजाइम जो एक कोशिका का लयन कर देंगे, उसका लाइसिस कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे, सिवाय किसको छोड़कर? उसके डीएनए को छोड़कर। क्यों? क्योंकि ये वो श्रेणी के एंजाइम हैं जो सारी चीजों को नष्ट कर देते हैं। इनफैक्ट डीएनए को भी कर सकते हैं, लेकिन जो डीएनए को खत्म करने वाला जो एंजाइम जो था वो हमने यूज में नहीं लिया। डीएनएज का उपयोग हमने नहीं किया, बाकी सारे लयनकारी एंजाइम का उपयोग कर दिया। तो बाकी सारे जो है पूरी कोशिका को नष्ट कर देंगे, तो क्या बच जाएगा? डीएनए बच जाएगा। ठीक है, तो दोस्त हमने इस तरीके से डीएनए प्राप्त कर लिया। अब इस डीएनए में ध्यान से सुनना, इस डीएनए में हमें जीन चाहिए जिसकी हमें कॉपीज बनानी है। अब वो जीन अगर किनारे पर होएगा तो उसको काटने का काम कौन करेंगे? एक्सोन्यूक्लियेज। और बीच में से काटना है तो एंडोन्यूक्लियेज। और ऐसे न्यूक्लियेज को हम क्या बोलते हैं? विदलन एंजाइम, या इसको न्यूक्लियेज भी बोला जाता है। याद, ठीक है, याद रखना, कहीं भूल ना जाइएगा। तो एक तरीके से ये न्यूक्लियेजेज जो है, ये न्यूक्लियेज के ही तो प्रकार है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? विदलन एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, आणविक कैंची। याद रखना, इनको हम आणविक कैंची भी बोल रहे हैं। काटने का ही तो काम कर रहे हैं। एक किनारे से काट रहा है ये वाला, एक बीच में से काट रहा है। अब बीच में से जो काट रहा था उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार हमने देखा कौन कौन से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट था। ये एक निश्चित अनुक्रम को काटता है। ध्यान से सुनना, ये एक निश्चित अनुक्रम को काटता है। ऐसे अनुक्रमों को हमने क्या बोला था? पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। क्या थे पैलिंड्रोमिक अनुक्रम? समझने के लिए हमने पैलिंड्रोमिक शब्द पढ़े, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जो सेम होते हैं, है ना। अब पैलिंड्रोमिक अनुक्रम का मतलब जो एक डीएनए की एक रज्जु पर लेफ्ट टू राइट, दूसरी रज्जु पर राइट टू लेफ्ट क्या होंगे? सेम होंगे। वो क्या कहलाएंगे? पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। तो ऐसे हमने क्या पढ़े थे? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, जो किससे प्राप्त होते हैं? जीवाणु से। क्यों जीवाणु से प्राप्त होते हैं ये हमने पढ़ा था, कि ऐसे जीवाणु जो वायरस से संक्रामित हो रहे थे, वायरस उनको जब अटैक कर रहा था, तो उससे बचने के लिए जीवाणुओं ने अपने अंदर एक प्रक्रिया दर्शाई, एक ऐसे एंजाइमों की उत्पत्ति हुई उनके अंदर जो वायरस के डीएनए को काट रहे थे। ठीक है, तो 900 से ज्यादा अब तक प्राप्त कर चुके हम, 230 प्रभेदों से। किसके? जीवाणुओं के। फिर हमने पढ़ा था 1963 में हैमिल्टन स्मिथ जो यूएसए के थे, उन्होंने सबसे पहले हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा जो एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर क्या देखा था?
कि भैया ये जो बैक्टीरिया जो है ये अपने आप को बचा रहा था, इसके अंदर दो एंजाइम मिल रहे थे, है ना। एक जो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के जो वायरस का जो डीएनए आ रहा था उसके साथ मिथाइल ग्रुप जोड़ रहा था, मिथाइल समूह जोड़ दिया था, और दूसरा वाला जो डीएनए को, उस डीएनए को काट रहा है जहां पर मिथाइल समूह एक काम करिएगा, यहां पर एसिटाइल की जगह ना, मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई है, माफ करिएगा, एसिटाइल की जगह बेटा यहां पर मिथाइल लिख दीजिएगा, एसिटाइल नहीं, मुझे माफ करिएगा, आई एम रियली रियली सॉरी, यहां पर एसिटाइल हटाकर मिथाइल करिएगा, जल्दबाजी में मैंने एसिटाइल लिख दिया था, यहां पर ये मिथाइल है, मिथाइल, ठीक है, CH3 समूह है, नॉट C2H5, एसिटाइल नहीं है, मिथाइल समूह है, ठीक है। तो मिथाइल समूह को जोड़ रहा था कौन सा एंजाइम, ये वाला एंजाइम, और जहां मिथाइल समूह मिल रहा था वहां पर ये वाला एंजाइम काट रहा था, ठीक है। तो हमको माफ करिएगा भाई सब, एसिटाइल लिख दिया था गलती से, मिथाइल है, ठीक है। चलो जी, यहां तक की बात क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया। तो वो जो सबसे पहला जो खोजा गया था एंजाइम, उसका नाम क्या था, हिंड सेकंड, क्या नाम था, हिंड सेकंड था, ठीक है। अब और भी हमने एंजाइम देखे थे, सबसे पहला खोजा गया था कौन सा, हिंड सेकंड, ठीक है। 1963 में इन्होंने देखा था, ध्यान से सुनना, एक चीज और मेरे से रह गई थी, मैंने कहा चलो हर चीज जो भी रह जाती है उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाता है। 1963 में तो हैमिल्टन स्मिथ ने ये देखा था, देखने के बाद लगभग उसको 5 वर्ष लग गए थे, 5 वर्ष यानी 1968 में सर्वप्रथम खोजा गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, ये सर्वप्रथम, खोजने से बेटर यहां पर वर्ड होएगा, या खोजा भी ठीक है, इसको मैं एक और शब्द बोल देता हूं, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम प्राप्त हुआ, सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था, प्राप्त को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब निकाला गया था। देखिए अंदर मिल रहा था, 1963 में देखा गया था, ये समझना। मैंने मान लो एक घर है, एक घर है, उस घर के अंदर एक घर है जिसके अंदर एक व्यक्ति मिल रहा है, उस व्यक्ति की पहचान तो हो गई है, 1963 में पहचान हो गई है, फिर लगभग 5 वर्ष लग गए उसको निकालने के लिए। तो सर्वप्रथम निकाला गया या प्राप्त किया गया एंडोन्यूक्लियेज, यूं लिख देता हूं, सर्वप्रथम जीवाणु से निकाला गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। कितने वर्ष लग गए थे निकालने में, 5 वर्ष, यानी कब निकाला था, 1968 में निकाला था, याद रखना। तो देखिए इसकी पहचान तो 63 में हो गई थी, 1963 में हैमिल्टन ने हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी में पहचान तो कर ली इन दोनों एंजाइमों की, लेकिन इसमें से जो पर्टिकुलरली ये वाला है ना, ये वाला कौन सा, ये वाला जो काट रहा था, इसको निकाला कब गया था, 1968 में। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोलेट, आइसोलेट अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोलेटेड, फर्स्ट आइसोलेटेड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो था, फर्स्ट सबसे पहले जो आइसोलेट किया गया था, निकाला गया था, वो कौन सा था, हिंड सेकंड था। 63 में खोज स्टार्ट हो गई थी, मतलब 63 में पहचान स्टार्ट हो गई थी, 5 साल लग गए थे निकालने में, तो 1968 में निकाला गया था। देन फिर हमने बताया कि भाई साहब महत्व इतना नहीं पता था, मेन महत्व जो पता लगा किसका, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का, वो कहां से, इससे पता लगा, इको आर फर्स्ट से। तो इसकी खोज जो थी इन तीनों ने मिलकर करी थी, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1978 में, ठीक है।
तो कई बच्चे पूछते सर वर्ष कौन सा याद रखना है? ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। 63 में सबसे पहले पहचाना था स्मिथ ने, 5 साल लग गए निकालने के लिए इसको, 68 में निकाला, लेकिन इसके महत्व का आइडिया इतना डिटेल में नहीं पता था, तो इन तीनों ने मिलकर, जिसमें से ये वही है, हैमिल्टन स्मिथ वही है जिन्होंने निकाला था 68 में, इन्होंने मिलकर इसकी खोज करी और महत्व भी बताया किसका, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का। 1978 में इन तीनों को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। यहां तक की बात समझ में आ गई थी। फिर हमने कुछ उदाहरण देखे थे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, इकोआर फर्स्ट, हिंड सेकंड, हिंड थर्ड, बाम फर्स्ट, एसएमए फर्स्ट, एचएई थर्ड, ये हमने देखे थे, जिसमें से जो ये बाम फर्स्ट था, इकोआर फर्स्ट था, हिंड थर्ड था, ये जब काट रहे थे तो इनके अनुक्रम याद रखने थे, और जब ये काट रहे थे तो इनसे जो कटे हुए जो एंड जो थे वो क्या कहला रहे थे, चिपचिपे सिरे कहला रहे थे, स्टिकी एंड थे ये वाले, है ना। जबकि एसएमए फर्स्ट, एचएई थर्ड, हिंड सेकंड जब काट रहे थे तो कैसे सिरे पैदा हो रहे थे, ब्लंट सिरे पैदा हो रहे थे। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खत्म नहीं हुआ है, इसमें एक चीज रह गई है, वो है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नामकरण कैसे करते हैं। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का नामकरण। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज जो है उसका नामकरण कैसे होता है, उसका हम नामकरण कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नाम कैसे देते हैं। जैसे आप में से कई पूछेंगे सर यहाँ पर ये BAM ये नाम कैसे दिया हमने, तो वही मैंने कहा नामकरण देखते हैं। आइए एक एग्जांपल सही देखते बेटा, यहाँ पर कौन सा है हमारा, इकोआर फर्स्ट, ठीक है। अब इन नामकरण कैसे कैसे करते हैं आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज जो है, ई जो है ये कहां से आया आप अच्छे तरीके से जानते हैं। एशेरिकिया कोलाई जो होता है, ये जीवाणु है, हाँ सर जीवाणु है। इसमें इकोआर फर्स्ट में ई वर्ड कहां से आया है बेटा, ये पहला प्रथम अक्षर जो होता है, प्रथम अक्षर जो होता है वो कहां से प्राप्त किया जाता है, वंश नाम के पहले अक्षर से। ये चीज हालांकि मैंने आपको बता दी थी, फिर भी बता देता हूं। देखो यहां पर इकोलाई में इशेरिकिया कोलाई जो इसका नाम होता है, इशेरिकिया क्या है सर, ये वंश नाम है, और इस वंश नाम का पहला जो शब्द है वो क्या है, ई है। तो इस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस में जो पहला शब्द है ई, ये कहां से आएगा, वंश नाम के पहले शब्द से आएगा। डन। चलो जी दूसरा CO। अच्छा ये पहला जो लिखेंगे कैपिटल लेटर में और नेक्स्ट जो दो लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में, CO, ठीक है। CO कहां से आया ये भी आप जानते हैं। दूसरा और तीसरा, भाई ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना, 5 चीजें। तो पहला जो है वो तो समझ में आ गया, वंश नाम के पहला अक्षर जो है वो वंश नाम के पहले अक्षर से लिया, और दूसरा और तीसरा अक्षर जो है वो कहां से लेंगे सर, वो जाति नाम से लेंगे। अब जाति नाम जरा देखिए, COLI था जिसमें CO कोलाई का CO उठाया इस नाम में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब बचा ये R और ये फर्स्ट, ये क्या है, मैंने कहा ठीक है इसको समझते हैं। अब चौथा अक्षर जो है वो है R, जैसे इस एग्जांपल में देख रहे हैं चौथा जो अक्षर है, चौथा अक्षर जो है वो क्या था, यहां पर R था, ठीक है। और ये R जो है ये कहां से आया है, ये जीवाणु के प्रभेद से आता है। सर समझ नहीं आया, मैंने कहा रुको बता रहा हूं, लिख देता हूं पहले, जीवाणु के प्रभेद से। किसके प्रभेद से, जीवाणु के प्रभेद से। अब आप बोलेंगे ये क्या है जीवाणु का प्रभेद, मैंने कहा मुझे बताइए प्रभेद का मतलब क्या होता है। प्रभेद मीन्स प्रकार,
प्रभेद का मतलब क्या होता है? प्रकार होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला ई कोलाई जो है, इशरिकिया कोलाई कौन है? एक जीवाणु है। हाँ सर, एक जीवाणु है। इसके कई सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से एक प्रकार होता है RY13, एक होता है CS15, एक होता है OCTA44 ऑक्टा4। तो ये क्या है? ये प्रकार हैं, ये एक जीवाणु के प्रकार हैं। जैसे सिंपली हम जैसे कुत्ते की बात करते हैं, तो कुत्ते की अलग अलग नस्ल थी। जर्मन शेफर्ड था, पिटबुल था, और आपका पोमेरियन होता है, बुलडॉग होता है ना, प्रकार है ना एक तरीके से। ऐसे एक जीवाणु के प्रकार है ना। उन प्रकारों को हम क्या बोलते हैं? प्रभेद बोल रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, ये जो एंजाइम जो था इको आर फर्स्ट, ये जिस प्रभेद से लिया गया था वो था ये। कौन सा प्रकार था? RY13 जो था। कौन सा प्रभेद था? कौन सा प्रकार था? RY, लिख देता हूं RY13। ये लिखा नहीं हुआ हमारी एनसीईआरटी में, लेकिन आप अच्छी अच्छी बुक्स अगर पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा। RY13 कौन है? एक प्रकार है, एक प्रभेद है। RY13 जो है वो ई कोलाई का एक प्रकार है। और इस प्रकार से ये जो प्रभेद जो था, इस प्रभेद का पहला अक्षर R है, वहां से हमने वर्ड यूज लिया है R। और इस प्रकार से सबसे पहला खोजा गया था एंजाइम। सबसे पहले इससे खोजा था, फर्स्ट हमने इससे खोजा। सबसे पहला जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जो खोजा गया था वो इससे खोजा गया था। दूसरा जो है इससे खोजा गया था, सेकंड जो है इससे खोजा गया। अब आप मुझे बताइए, फर्स्ट इससे खोजा गया, सेकंड इससे खोजा गया, ठीक है। अब इको आर फर्स्ट में आर समझ में आ गया। हाँ, प्रभेद का जो नाम जो होएगा, उस प्रभेद के नाम का पहला अक्षर हमने ले लिया आर। यानी ये जो चौथा अक्षर है ये कहां से आया है? ये चौथा अक्षर जो था ये कहां से आया था? सर ये प्रभेद, प्रभेद जो होता है, प्रकार जो होता है, एक तरीके से नस्ल मान लो इसकी, इकोलाई की ये वाली नस्ल जो थी, है ना, इस नस्ल का, इस प्रभेद का, इस प्रकार का जो पहला अक्षर था वहां से ये वर्ड आया। डन सर, ये समझ में। अब आखिरी ये क्या है? सर ये तो आई है। आई नहीं है, ये फर्स्ट है। फर्स्ट सर आई है। आप मुझे बताएं, आपने नंबरिंग सीखी है ना सभी ने? हम क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे ही बोलते हैं ना। ये क्या होती है? मैथमेटिकल नंबरिंग होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? गणितकीय, गणितकीय संख्याएं होती है, मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं। ये होते हैं मैथमेटिकल नंबर जो मैथ्स में हम यूज में लेते हैं। एक होते हैं रोमन नंबरिंग। रोमन याद रखना, रोमन नंबरिंग जो होती है, जो रोमन राज में यूज में ली गई थी, वो क्या थी? फर्स्ट को हम ऐसे लिखते हैं, सेकंड को हम ऐसे लिखते हैं, थर्ड को हम ऐसे लिखते हैं, फोर्थ को हम ऐसे लिखते हैं, फिफ्थ को हम ऐसे लिखते हैं। ये आप सभी जानते हैं। ये जो नंबरिंग होती है इसको हम बोलते हैं रोमन नंबरिंग, और ये होती है सामान्य मैथमेटिकल नंबरिंग। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। तो यहां पर ये जो पांचवा जो अक्षर जो था ना, यहां पर पांचवा अक्षर जो है, ये किस चीज को बता रहा है बेटा? पांचवा अक्षर बता रहा है, पांचवा अक्षर बता रहा है रोमन संख्या को, जिस क्रम में वो एंजाइम खोजा गया है। रोमन संख्या, रोमन संख्या को बता रहा है जिस क्रम में एंजाइम को खोजा गया। यहां पर लिख देता हूं रोमन संख्या। रोमन संख्या, पांचवा अक्षर किस चीज को बता रहा है? रोमन संख्या को बता रहा है। यहां से हटा देता हूं, रोमन संख्या को बता रहा है, ठीक है। रोमन संख्या को दर्शाता है जिस क्रम में एंजाइम
खोजा गया है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा देख, मैं यहां पर कुछ वर्ड लिख रहा हूं, देखना ध्यान से सुनना। ई को आर फर्स्ट, ई को ओ सेकेंड, ई को सी थर्ड। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, सबसे पहला जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज खोजा गया था वो ई कोलाई के इस प्रकार से खोजा गया था। दूसरा सेकंड जो खोजा गया था वो इस प्रकार से खोजा गया था। तीसरा जो खोजा गया, थर्ड जो खोजा गया था वो इस प्रकार से खोजा गया था। तो अब आप मुझे बताइएगा, इको 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 तो सब में कॉमन आ गया। हाँ सर, क्यों? क्योंकि इशरिकिया कोलाई से खोजा गया। आर क्या है? प्रभेद का नाम। ओ क्या है? प्रभेद के नाम का पहला अक्षर। सी क्या है? प्रभेद के नाम का पहला अक्षर। और सबसे पहला जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस खोजा गया था वो आर प्रभेद से सबसे पहला खोजा गया था। दूसरा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जो खोजा गया था, दूसरा जो खोजा गया था, सेकंड जो खोजा गया था वो इस प्रभेद से खोजा गया था, तो ओ ले लिया नाम, प्रभेद का नाम। तीसरा जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस खोजा गया था वो इस प्रभेद से खोजा गया था। तो आई होप आपको अब समझ में पूरा नामकरण आ गया होगा। डन। इतना भी अगर समझ में नहीं आया बांगड़ू तो फिर कैसे काम चलेगा? सारी चीज आपको समझा दिए। बताइए यहां तक कोई तकलीफ, कोई कंफ्यूजन? चलें आगे। तो इस तरीके से बेटा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का क्या होता है, नामकरण फिर से बता देता हूं, वापस से सुनना, ध्यान से देखना। एक एग्जाम्पल हमने लिया इको आर फर्स्ट, या एक काम करते हैं यहां पर ये 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक है इको आर फर्स्ट, एक है इको ओ सेकंड, एक है इको सी थर्ड। ठीक है। अब यहां पर नामकरण में ई क्या था ये समझ में आ गया आपको, सीधा सीधा था। इशरिकिया कोलाई एक जीवाणु है जिसका वंश नाम जो है, उस वंश नाम का जो पहला अक्षर होगा वो हमारे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का पहला अक्षर होगा। दूसरा और तीसरा जो अक्षर होंगे वो जाति नाम से लिए जाएंगे। किस नाम से लिए जाएंगे? जाति नाम से लिए जाएंगे। डन। ये तो हो गया हमारा ये। ओके। नेक्स्ट, कई बच्चे इसको आई बोल देते हैं, आई नहीं है ये है आर फर्स्ट, ओ सेकंड, सी थर्ड। ये क्या था? जिस जीवाणु से प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस लिए जा रहे हैं उस जीवाणु के प्रकार हैं। हर प्रकार का अलग अलग महत्व होता है, हर प्रकार का अलग अलग कार्य होता है। तो इस जीवाणु के 3 प्रकार हैं, बहुत सारे होते हैं जिसमें से मैंने 3 आपको बताए। एक है RY13, एक है CS15, एक है ऑक्टा4। ठीक है। ये प्रकार है, प्रकार किसके प्रकार? जीवाणु के प्रकार है। ओके जनाब। अब सबसे पहला जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस खोजा गया था, निकाला गया था सबसे पहला, वो सबसे पहला इससे निकाला गया। तो फर्स्ट किससे निकाला? फर्स्ट ये क्या है? ये रोमन संख्या है। फर्स्ट किससे निकाला गया? RY13 से निकाला गया, यानी इस प्रभेद का हमने पहला अक्षर ले लिया। दूसरा जो निकाला गया वो इस प्रभेद से निकाला गया, यानी सेकंड जो था, सेकंड यानी क्रम हो गया ना खोजने का, निकालने का है। सेकंड जो निकाला गया वो इस प्रभेद से निकाला गया, तो इसका वर्ड क्या आ गया? ओ आ गया। तीसरा जो निकाला गया किस क्रम में? पहला ये निकाला गया था, दूसरा ये निकाला गया, तीसरा ये निकाला गया बाद में, तो तीसरा इससे निकाला गया। तो थर्ड जो था वो क्रम को बता रहा था कि तीसरा जो है इस वाले प्रभेद से निकाला गया, CS15 से निकाला गया। डन। क्लियर है? चलें आगे। अब एक प्रश्न आता है, क्या जरूरी है हर जीवाणु के प्रभेद मिले? क्या जरूरी है कि हर जीवाणु के प्रभेद मिले? क्या ये जरूरी है कि हर जीवाणु के प्रभेद मिले? एक काम करता हूं, इसको ना D कैपिटल लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा। कैपिटल D, कैपिटल D।
इसका HAET याद रखना, HAET, अजी देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने आपसे पूछा आपको ये नामकरण समझ में आ गया? आपने बोला हाँ सर, इस एग्जाम्पल से हमें ये पूरा समझ में आ गया, इस तरीके से नामकरण होता है। मैंने कहा ठीक है। अब दूसरा प्रश्न सामने आएगा, क्या हर जीवाणु के प्रकार होते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, कई ऐसे जीवाणु हैं जिनके प्रभेद नहीं होते। क्या नहीं होते? प्रकार नहीं, प्रभेद नहीं होते। अब मान लो किसी का प्रकार नहीं है, किसी का कोई प्रभेद नहीं है, जैसे मैंने आपसे बोला इसका प्रभेद नहीं था। किसका? ध्यान से सुन, इसका बेसिलस अमाइलोलिक्यूफेशन का प्रभेद नहीं था। तो बेसिलस अमाइलोलिक्यूफेशन से बी तो समझ में आ गया, कहां से आया? बेसिलस से आ गया। एम समझ में आ गया, यहां से आ गया। अब प्रभेद नहीं है तो भाई सबसे पहला जो खोजा गया था, इसका जब कोई प्रकार नहीं है तो इसी से सबसे पहला खोजा गया, सेकंड है ही नहीं इसका। जब प्रकार ही नहीं है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे करेंगे? सीधा सबसे पहला इसी से खोजा गया, इसका कोई प्रकार नहीं है, इससे खोजा गया तो बाम फर्स्ट। इसी प्रकार सिरेटिया मार्सिसेंस का एस आ गया, मार्सिसेंस से एमए आ गया, इसका कोई प्रभेद नहीं है तो सबसे पहला इसी से खोजा गया, इसका कोई प्रकार ही नहीं है, इससे खोजा गया तो एसएमए फर्स्ट। तो जरा सोचिए, एस आ गया, एमए आ गया, क्या प्रभेद लिखा मैंने? बी आ गया, एम आ गया, क्या प्रभेद लिखा मैंने? नहीं ना। चलिए, अब एच आ गया हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से, है ना, सॉरी हीमोफाइलस से एच आ गया, इजिप्टियस से आपका एई आ गया। अब इसका कोई प्रभेद होएगा जिसका पहला अक्षर टी से स्टार्ट हो रहा है, टी से, और तीसरे नंबर पर जो खोजा गया होगा इस प्रभेद से तीसरे नंबर वाला खोजा गया होगा। सिमिलरली हिंड सेकंड जो है, एच जो है हीमोफाइलस से, आईएन जो है इन्फ्लुएंजी से। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन सर यहां पर डी सेकंड है और डी थर्ड है। अब प्रभेद जो होते हैं, अब जैसे हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी की बात कर लेते हैं, जस्ट एक एग्जांपल मान लेते हैं। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी जो है ना, इसका प्रभेद है DY6 और एक है DZ है, शायद DZ18 है। अब आप जरा सोचिए, सबसे पहला जो खोजा गया, फर्स्ट जो खोजा गया था वो इससे खोजा गया, सेकंड इससे खोजा गया, और थर्ड जो था वो मान लेते एक और प्रकार है, प्रभेद है DZ16, इससे खोजा गया। अब जरा सोच में क्या क्या नाम लूंगा, दिमाग लगा। जो सबसे पहला खोजा गया वो इस प्रभेद से खोजा गया, तो क्या नाम बनेगा? H आ गया, IN आ गया, प्रभेद कौन सा था? DY6, इसका D आ गया, और पहला आ गया। दूसरा उसके नाम में भी क्या आएगा? हिंड सेकंड, नेक्स्ट हिंड थर्ड। बोलिए जनाब, समझ में आ गया? इस तरीके से खत्म। तो प्रभेद के पहले अक्षर कॉमन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो इससे कंफ्यूजन हो जाता है कि सर डी, सर यहां पर डी सेकंड, डी थर्ड, क्या एक ही प्रभेद से दो निकले? प्रभेद अलग अलग है, लेकिन उन प्रभेदों के नाम में जो पहला अक्षर था वो सेम था। कि ये DY6 है, ये DZ18 है, DZ16 है, अलग अलग प्रभेद है, अलग अलग प्रकार है, लेकिन इनका पहला अक्षर कॉमन था। पहला अक्षर कॉमन तो D आ गया यार, कॉमन, खत्म, सीधी सी बात, डन। चले, अब सारे, मुझे पता है आपके क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे के सारे मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे पता है एक और प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा होगा, और वो क्या चल रहा होगा मैं जानता हूं। हो सकता है कईयों के नहीं चल रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं पूछूंगा तो उनके मन में भी आ जाएगा, हाँ सर क्या? बेटा, सबसे पहला एंजाइम जो निकाला गया था प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, वो कौन सा था? सर्वप्रथम आइसोलेट किया था वो कौन सा था? सर्वप्रथम फर्स्ट आइसोलेटेड, सबसे पहला जो जीवाणु से निकाला गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस था वो कौन सा था? हिंड सेकंड था। अब ये ना एनसीईआरटी बड़ा कंफ्यूज कर देती है यार। कैसे?
कि ये जो आखिरी अक्षर है, आखिरी जो है वो संख्या किस चीज को बता रहा है? क्रम में किसको खोजे गए। अब माथा खराब हो जाता है, क्योंकि मेरा भी हुआ था कि यार सबसे पहला खोजा गया, हिंड सेकंड कैसे हो सकता है? हिंड फर्स्ट होना चाहिए ना भाई। जैसे हमने यहां पर इको आर फर्स्ट में बात करी कि भाई सबसे पहला जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस खोजा गया होगा वो इको फर्स्ट होगा ना, फर्स्ट। इस प्रभेद से सबसे पहला ये खोजा होगा, तो नाम पड़ा इको आर फर्स्ट। तो इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो खोजा गया, सबसे पहला जो निकाला गया वो ये होगा, ये छोड़ना होगा, है ना। नंबर इसी चीज को बता रही है ना, खोज के क्रम को इसी चीज को बता रही है, निकालने के क्रम को, खोजने के क्रम को। सबसे पहला ये खोजा गया होगा इसलिए फर्स्ट नंबर दिया, बाद में ये खोजा गया इसको सेकंड नंबर दिया, बाद में ये वाला खोजा गया इसलिए थर्ड नंबर दिया। तो उस हिसाब से आपका प्रश्न बनेगा सर कि सर उस हिसाब से हिंड कौन सा खोजा जाना चाहिए? सर उस हिसाब से तो ये वाला सबसे पहला जो है ये खोजा गया होगा। मैंने कहा हाँ, सबसे पहला तो ये वाला खोजा गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, सबसे पहला ये वाला खोजा गया है। लेकिन सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सबसे पहला तो ये खोजा गया था। है ये कैसे हो सकता है? पहला सेकंड वाला पहले खोज लिया और फर्स्ट वाला पहले नहीं खोजा। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और इसका आंसर कहीं नहीं लिखा हुआ। आइए हम आपको आंसर बता रहे हैं। हमको ये आंसर मिला लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ था, जरा देखिएगा। ये था आंसर। प्रश्न क्या है ये आपको मिल जाएगा, स्लाइड में मिल जाएगा, आप आराम से पढ़िएगा। प्रश्न था व्हाई हिंड सेकंड इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नॉट हिंड फर्स्ट। अंग्रेजी में समझ में आया क्या लिखा हुआ है कि काहे हिंड सेकंड को हम पहला प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोलते हैं, क्यों हिंड फर्स्ट को नहीं बोल रहे? कि भाई इसी को ही हम पहला खोजा गया, फर्स्ट डिस्कवर्ड, फर्स्ट आइसोलेटेड, सबसे पहला निकाला गया, सबसे पहला खोजा गया प्रतिबंधन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों बोल रहे? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्यों बोल रहे? इसका आंसर यहां पर दिया गया है, लेकिन आपको ये चीज अभी समझ में नहीं आएगी, पहले मैं समझाऊं। आइए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हिंड फर्स्ट और हिंड सेकंड में सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये कि बेटा ये एक प्रकार का एक्सोन्यूक्लियेज है, जबकि ये एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियेज है। समझ में आया? सबसे पहला रीजन जो है वो ये है कि हिंड फर्स्ट जो है वो एक एक्सोन्यूक्लियस है, एक्सोन्यूक्लियस, जबकि हिंड सेकंड जो है वो एक एंडोन्यूक्लियस है। तो हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न ये था कि आपने पूछा हिंड सेकंड को हम क्यों बोल रहे हैं कि सर्वप्रथम निकाला गया रेस्ट्रिक्शन, फोकस कर इस वर्ड पर, एंडोन्यूक्लियस सबसे पहला खोजा गया। अगर मैं एक्सोन्यूक्लियस बोलता, एक्सोन्यूक्लियस, तो मेरा आंसर क्या आता? हिंड फर्स्ट आता, है ना। लेकिन सबसे पहला खोजा गया जो एंडोन्यूक्लियस है वो कौन सा है? सेकंड है। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से सुन, इतनी सी बात समझ में आ गई। हिंड फर्स्ट एक्सोन्यूक्लियस और हम बात करते हैं किसकी? एंडोन्यूक्लियस की। तो एंडोन्यूक्लियस ये था। चलो एक तो चीज ये, दूसरा हिंड सेकंड से हिंड फर्स्ट पहले पता लगा लिया था। हाँ, इसके बारे में इससे पहले वैज्ञानिकों ने इसके बारे में पता लगा लिया था। स्पेसिफिकली स्मिथ ने ही पता लगा लिया था। जी हाँ, वही स्मिथ जिन्होंने इसकी खोज करी थी ना, उन्होंने इससे पहले ये पता लगा लिया था, लेकिन ये आइसोलेट नहीं किया था, निकाला नहीं गया था, पता लगाया था, पता लगाया था। फर्स्ट आइसोलेट इसको किया गया था, प्रथम निकाला गया था। आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब होता है कोशिका से निकालना। ये वाला पहले
लिया गया था, पहले पता कर लिया गया था। अब जरा सोचिए, अगर पहले पता कर लिया गया तो नाम में फर्स्ट आया। भाई हमने इस एंजाइम को, जो एक एक्सोन्यूक्लियस है, इसका हमें पता लग गया। हमने इसका नामकरण कर दिया कि भैया इसको सबसे पहले पता लगाया गया था। पता लगाया गया था इसका, लेकिन इसको आइसोलेट निकाला नहीं गया था। सबसे पहले जो निकाला गया था, आइसोलेट किया गया था। आप किसी भी इंग्लिश मीडियम की अगर बुक पढ़ेंगे तो वहां पर जो चीज आपको मिलेगी ना, वो हमेशा इंग्लिश में एक वर्ड मिलेगा। क्या? क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे गए हैं। सर्वप्रथम प्राप्त किया गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था? सर्वप्रथम खोजा गया। अब खोजने का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में पता लगाना और उसकी जानकारी देना, उसका महत्व, उसके बारे में संदेश देना है। अब हमने हिंड फर्स्ट पता तो लगा लिया, उसका हमें ज्यादा महत्व भी नहीं पता, हमने उसको निकाला ही नहीं, तो महत्व कैसे पता लगेगा? हिंड सेकंड को निकाला तो गया, लेकिन उसका इतना महत्व नहीं पता था जितना इको आर फर्स्ट का पता लगा था। समझ में आया? तो आपको हो सकता है कई तरीके से कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए मैं सारी चीजों को कवर कर रहा हूं। फिर से सुन, ध्यान से सुन, फिर से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो खोजा गया था, जो निकाला गया था, वो ये था। सबसे पहला जो पता लगाया गया था, वो ये था। ना ही इसको मैं खोज मानूंगा, ना ही इसको मैं क्या मानूंगा? खोज नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको कोशिका से बाहर नहीं निकाला, तो एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? इसका पता, इसके बारे में अध्ययन कैसे करेंगे? है ना? हाँ, हमको ये पता लगा कि ये वाला जो एंजाइम जो है, ये हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी का एक प्रभेद है, उसमें मिल रहा है, तो नंबर दे दिया फर्स्ट कि हाँ भाई सबसे पहले हमने इसको देखा, नंबर दे दिया फर्स्ट। लेकिन इसको निकाला थोड़ी ना गया था, इसको सबसे पहले पता लगाया गया था। जो सबसे पहले निकाला गया था, आइसोलेट किया गया था, जिसको कोशिका से बाहर निकालकर उसका अध्ययन किया था स्मिथ ने, वो ये था। और भाई साहब प्रश्न जो पूछा जाता है वो ये कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था? ये एक्सोन्यूक्लियस है, ये है एंडोन्यूक्लियस। तो पहला एंडोन्यूक्लियस कौन सा है? ये है क्या? नहीं ना, ये खत्म। इतनी सी बात थी। ये बात का कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर अगर इसको आप सेकंड बोल रहे तो ये पहले कैसे खोज लिया हमने? तो बेटा इससे पहले पता लगा लिया था वैज्ञानिकों ने, हिंड फर्स्ट होता है, लेकिन उसको खोज नहीं मान रहे हैं क्योंकि उसका महत्व नहीं पता, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं पता थी, उसको कोशिका से बाहर ही नहीं निकाल पाए थे, तो इसको सबसे पहले बाहर निकाला। तो सबसे पहला आइसोलेटेड, सबसे पहला जो निकाला गया, सबसे पहली जो खोज मानी जाएगी वो इसकी मानी जाएगी, और ये एंडोन्यूक्लियस है, जबकि ये एक्सोन्यूक्लियस था। डन, क्लियर, डंडना डंडन, ये याद रखनी है आपने, बात भूलनी नहीं है। चले आगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? तो आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी के साथ बेटा हमारा समाप्त हुआ है अब जाकर पूरा का पूरा ये वाला एंजाइम। कौन सा? विदलन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? विदलन, सेकंड कैटेगरी ये। ठीक है, अब जाकर विदलन खत्म हुआ है। टोटल कितने पढ़ने हैं सर? 4 पढ़ने, जिसमें से पहला हमने लयनकारी पढ़ लिया, दूसरा हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कौन सा? विदलन, जिसमें भी पर्टिकुलरली कौन सा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब तीसरी कैटेगरी, नंबरिंग क्या दी है? बी, तो सी आ जाएगा। तीसरी कैटेगरी जो है एंजाइम की, वो मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट। तीसरी कैटेगरी, अब इसको आप पढ़ भी सकते हैं, जब ये आपको मिलेगा तो आप पढ़ लेना। देखो क्या लिखा, ऑल्दो हिंड 1 वाज आइसोलेटेड फ्रॉम हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी बिफोर हिंड 2, मतलब कि हिंड 1 जो है वो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से पहले, हिंड 2 से पहले निकाला गया, बट ये टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। टाइप 1 जो होते हैं वो रेंडमली काटते हैं। ये मतलब ये चीज अभी आपको एकदम से अंग्रेजी में समझ में नहीं आएगी, सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया कि भाई साहब हिंड 1 जो था वो एक एक्सोन्यूक्लियस है,
और हैंड सेकंड जो है वो एक एंडोन्यूक्लियस है। इनको टाइप 1 और टाइप 2 भी बोला जाता है। ये है टाइप 1। टाइप 1 का मतलब क्या होता है, जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, और टाइप 2 कौन से होते हैं, टाइप 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंडोन्यूक्लियस होते हैं। तो वो चीज यहां पर जब आप पढ़ेंगे तो शायद समझ में ना, इसलिए मैंने बता दिया। टाइप 1 वो होते हैं जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, टाइप 2 वो होते हैं जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं। तो सबसे पहला एंडोन्यूक्लियस कौन सा था, ये था, ये तो एक्सोन्यूक्लियस था। डन। चलो अब तीसरी श्रेणी है एंजाइम की, आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। तीसरी श्रेणी, पहले कौन से थे बेटा जी आपके, लयनकारी, दूसरे विदलन, काटने का काम कर दिया, ठीक है। अब इधर देखो, अब मैं उस एग्जाम्पल पर जा रहा हूं जिससे मैंने स्टार्टिंग करी थी। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो था वो यही था ना, कि भाई साहब हमें मेरी एक कोशिका से जीन को निकालकर इसके साथ जोड़ना था। इसको हम वाहक बोलते हैं। क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना सा, निकालना है जीन को और इसके साथ जोड़ना है। तो सबसे पहले हमने कोशिका को नष्ट कर दिया, किससे, लयनकारी एंजाइम, ओके, डीएनए मिल गया। फिर विदलन एंजाइम से काट दिया। अब इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना। लेकिन अब यहां पर एक और सवाल आता है कि सर मान लो ये जो जीन जो आपने निकाला है, अगर ये थोड़ा सा हुआ तो, मान लो ये जो जीन आपने निकाला ये इतू सा मिला और वो भी नष्ट हो जाए, फिर क्या करें। सर क्या हम इसकी कॉपी बना सकते हैं, 1-2 कॉपी या 4-5 कॉपी बना सकते हैं इसकी। करोड़ों कॉपी की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं कुछ थोड़ी सी कॉपीज बना सकते हैं इस डीएनए की। यस। अब आप मुझे बताइएगा, ये जो जीन आपके पास आया है, हो सकता है ये खत्म हो जाए किसी कंडीशन में, हो सकता है हमारे एक्सपेरिमेंट करते हुए इसको हानि हो जाए और ये नष्ट हो जाए। तो क्या मैं इसकी कुछ कॉपी बना लूं, फटाफट मैं इसकी कॉपी बना लूं, ताकि खत्म होने से पहले इसकी कॉपी बना लूं, अगर खत्म हो भी जाए तो इसकी मेरे पास कॉपीज हो, फिर मैं उसको इसके साथ जोड़ दूं, है। तो इसकी कॉपी बनानी है, यानी मुझे डीएनए से डीएनए बनाना है, और डीएनए से डीएनए बनाने के लिए प्रक्रिया आप पढ़ चुके हैं। डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण। पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं आप वंशागति का आणविक आधार चैप्टर में। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, डीएनए से डीएनए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इतने लगभग बनाने के लिए आपके पास कोई एंजाइम होता है, याद कर। डीएनए से डीएनए बनाने के लिए एक मेन एंजाइम चाहिए था, उसका नाम क्या था, डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम था, डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम था दोस्त, डीएनए पॉलीमरेज था। कौन था, डीएनए पॉलीमरेज, जो क्या करता है, डीएनए से डीएनए बनाता है। समझ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं, फील कर, समझ, एक क्रम में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वापस से देख, ध्यान से सुन। यही वाला एग्जाम्पल है, मेरी इस कोशिका के मुझे इस जीन को निकालना था। चलो साहब हमने लयनकारी से कोशिका को तोड़ फोड़ दिया और विदलन से हमने जीन निकाल लिया। लेकिन अगर ये जीन बहुत सोफिस्टिकेटेड हुआ, मान लो कि बहुत ही मतलब ऐसा है कि थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति मिली और खत्म हो सकता है, तो क्या करें। सर एक काम करते हैं, इसकी कुछ कॉपीज बना लेते हैं, ताकि अगर ये खत्म हो भी जाए तो इसकी हमारे पास कॉपी हो, और उन कॉपियों को, उन लिपियों को हम इसमें जोड़ दें, है ना। तो भाई साहब इसकी थोड़ी सी कॉपीज बनाने के लिए हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, जो इस डीएनए से और डीएनए बना देगा। समझ में आ गया। तो क्या मैं इस एंजाइम को, ये जो एंजाइम जो है डीएनए पॉलीमरेज को, क्या मैं तीसरी श्रेणी के जो एंजाइम है जिनका नाम है संश्लेषी एंजाइम बोल सकता हूं, सिंथेसाइजिंग एंजाइम बोल सकता हूं। सिंथेसिस
सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण। तुम्हारे पास भाई साहब जो डीएनए आया था ये नष्ट हो सकता है, थोड़ी सी भी प्रतिकूल परिस्थिति हल्की सी भी मिली, मान लो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जीन था, दुनिया बचाने के लिए एक ही जीन था, है मान, इमेजिन कर, दुनिया बचाने के लिए एक छोटा सा जीन था, अगर वो जीन खराब हो गया गलती से, दुनिया नष्ट हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है, जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक जीन ऐसा जीन है, मान लो एक ऐसा जीन है जो आखिरी जीन बचा है इस पृथ्वी पर। मान लो आपको याद आ रहा है जैसे डोडो एक पक्षी था, है विलुप्त हो चुका है, मान लो उसका जीन हमें मिला, हम चाहते हैं कि उसके जीन को हम प्रिजर्व कर लें, तो क्या करेंगे? उसकी कॉपीज बना लेंगे ना भाई, है ना? तो हम क्या करेंगे? डीएनए से डीएनए बना देंगे, उस जीन से जीन बना देंगे। कैसे बनाएंगे भाई साहब? इस एंजाइम की सहायता से। तो डीएनए पॉलीमरेज एक प्रकार का संश्लेषी एंजाइम नहीं कराएगा, संश्लेषण नहीं करा रहा। हाँ सर करा रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब एक सवाल और आता है कि सर मान लो ये वाला जो एग्जाम्पल जो था, इसमें इस एग्जाम्पल में ध्यान से सुनना, अब मैं थोड़े अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फील करना मेरी बात को, कनेक्ट कर, ध्यान से देख। मैंने बोला ये मेरी कोशिका, इस कोशिका से मुझे जीन निकालना था, लेकिन हुआ क्या? ये कोशिका पर कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई कि इस कोशिका का डीएनए खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? डीएनए, पूरा का पूरा कोशिका का डीएनए खत्म हो गया, प्रोटीन खत्म हो गया, सॉरी डीएनए खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? डीएनए। लेकिन आरएनए है अंदर, कौन है? आरएनए है। डीएनए खत्म हो गया लेकिन आरएनए है। अब आप मुझे बताएं, इस कोशिका को तोड़ ताड़ कर मैं अगर उसका आरएनए निकाल लूं, है? अब आप मुझे बताएं, क्या उस आरएनए को निकालकर उस आरएनए से मैं डीएनए बना सकता हूं? आरएनए से मैं डीएनए बना सकता हूं, आरएनए से जीन बना सकता हूं, वो डीएनए बना सकता हूं। यस, आप जानते हैं, पढ़ा हुआ आप सभी ने। क्या आप आरएनए से डीएनए बना सकते हैं? अरे बांगड़ू खुद सोच, तेरे पास ये कोशिका है, इस कोशिका के केंद्रक में डीएनए होता है, ठीक है, और यही डीएनए आगे चलकर क्या बनाता है सर जी? आरएनए बनाता है ना, पढ़ा हुआ है ना। डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुलेखन कहलाती है ना, ट्रांसक्रिप्शन, पढ़ा हुआ है। अब मैं तेरे से कह रहा हूं कि भाई साहब मुझे एक जीन की कॉपी करनी है, लेकिन वो जीन है नहीं, कुछ आघात ऐसा पहुंच गया कोशिका को, उसका वो जीन खत्म हो गया। लेकिन वो जीन जो खत्म हो गया, उस जीन का आरएनए है मेरे पास। जीन तो नहीं है, लेकिन उस जीन ने जो आरएनए बनाया था, सुन, मुझे तो जीन चाहिए था, यानी मुझे तो डीएनए चाहिए था, लेकिन मेरे पास वो जीन नहीं है। हाँ, उस जीन ने, उस डीएनए ने जो आरएनए बनाया था वो है मेरे पास। वो जीन, वो डीएनए मेरे को चाहिए था, लेकिन वो नहीं है मेरे पास। तो क्या है? मेरे पास वो आरएनए है, जो इस डीएनए ने अनुलेखन करके बनाया था। अब आप मुझे बताएं, क्या उस आरएनए से मैं वापस डीएनए बना नहीं सकता? बिल्कुल बना सकता हूं दोस्त। और ये प्रक्रिया जो होती है आरएनए से डीएनए बनाने की, क्या कहलाती है सर? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? और जरा सोचिए, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए जो एंजाइम था उसका नाम क्या था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब आप मुझे बताइए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है, क्या उसकी मदद से हम वापस से डीएनए बना सकते हैं? डीएनए से तो डीएनए बना ही सकते हैं, आरएनए से डीएनए बना सकते हैं। यानी इन दोनों एंजाइमों की सहायता से क्या हम संश्लेषण कर रहे हैं? यस सर, क्या कर रहे हैं? संश्लेषण कर रहे हैं। तो दोस्त फील करो, कनेक्ट करो कि हम डीएनए अगर हमारे पास कम मात्रा में है तो हम डीएनए बना सकते हैं, और अगर हमारे पास डीएनए नहीं है लेकिन आरएनए है तो हम आरएनए से डीएनए बना सकते हैं। ये एंजाइम क्या कहलाएंगे? संश्लेषी एंजाइम कहलाएंगे। ये थी तीसरी श्रेणी, और चौथी श्रेणी यहीं के यहीं समझा रहा हूं, यहीं के यहीं। चौथी श्रेणी जो है
चौथी श्रेणी जो है यहां पर लिख देता हूं। चौथी श्रेणी जो है बेटा वो है हमारी चौथी जो श्रेणी है, संश्लेषी हो गया, विदलन हो गया, लयनकारी हो गया, आखिरी जो श्रेणी है उसका नाम है योजी एंजाइम या संयोजी एंजाइम। संयोजी एंजाइम। अब संयोजी एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? आणविक गोंद बोला जाता है। क्या सर? आणविक गोंद। अब आप मुझे बताएं, गोंद आप सभी ने नाम सुना है? हाँ सर, ग्लू बोलते हैं अंग्रेजी में, मॉलिक्यूलर ग्लू बोला जाता है। ग्लू, गोंद चिपकाने का काम करती है। हाँ सर। दोस्त सारी चीजें समझ में आ गई, क्रम समझ में आ गया। वापस से इधर देख, वापस से देख, क्रम मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा। इसे इस उदाहरण का, मेरा जीन चाहिए था, मुझे उस जीन को इस वाहक के साथ जोड़ना था। सबसे पहले कोशिका को नष्ट किया, कर दिया किससे? लयनकारी से, डीएनए आ गया। फिर उस डीएनए को काटा किससे? विदलन से, जीन आ गया। अब जीन की मात्रा अगर कम है तो हम उसकी कॉपी बना लेंगे डीएनए पॉलीमरेज से, वो संश्लेषी हो गया। एक तो ये कंडीशन। अब मैंने बोला मान लो मेरे को जीन नहीं मिल रहा, मेरे को आरएनए मिल रहा है, तो उस आरएनए से मैं डीएनए बना सकता हूं संश्लेषी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। डन। फाइनली मेरे पास डीएनए आ गया या नहीं आ गया? चाहे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से आया, चाहे डीएनए पॉलीमरेज से, हमने उसकी कॉपीज को बढ़ा दिया। है तो क्या हमारे पास जीन है ना, डीएनए है ना। हाँ, अब इसको मुझे इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, लेकिन जोड़ने से पहले इसको भी तो काटना पड़ेगा। हाँ, ये है वाहक प्लाज्मिड जो पढ़ेंगे। प्लाज्मिड को काटेंगे किससे? प्रतिबंधन से। भाई काटने का काम तो कौन करेगा? प्रतिबंधन। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज ने इसको भी काटा था और इसको भी काटा था। अब क्या करना है? इन दोनों कटे हुए को क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने का काम, इसको इससे जोड़ने का काम एक गोंद नहीं करेगी, हाँ करेगी। और वो एंजाइम जो जोड़ने का काम करते हैं बेटा जी, उनको हम क्या बोलते हैं? याद रखना आप, लाइगेज। उनका उदाहरण सीधा सीधा क्या हो जाएगा? लाइगेज। ये आप जानते हैं। तो लाइगेज वो एंजाइम होते हैं जिनको हम आणविक गोंद, मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं, जो संयोजी यानी जोड़ने का काम करता है। अब ये लिखूं कि लाइगेज जोड़ने का काम करता है, दो डीएनए के खंडों को जोड़ेगा। लिखूं क्या? लिखूं? लिख देता हूं। दो डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य, दो डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य कौन करेगा? प्रभु आपका लाइगेज करेगा। ये खत्म हुए हैं दोस्त हमारे पूरे के पूरे क्या? 4, 5 नहीं 4 क्या आपके एंजाइम्स। तो ये हमारे साधन थे बेटा। कौन से साधन थे? आप समझ गए होंगे। पुनर्योजी डीएनए तकनीक के अंदर जो मेन साधन जो था, सबसे इंपॉर्टेंट साधन था, वो थे एंजाइम, जिसके 4 प्रकार हमको पढ़ने थे। चारों पढ़ लिए हैं। सबसे पहला लयनकारी, कोशिका को तोड़ेगा फोड़ेगा। फिर विदलनकारी, काटेगा वाटेगा, ठीक है। फिर आपका संश्लेषी, अगर कम आएगा डीएनए तो डीएनए से डीएनए बना देगा, और अगर आरएनए आएगा तो आरएनए से डीएनए बना देगा। संश्लेषी या तो डीएनए पॉलीमरेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर जोड़ने वाला लाइगेज खत्म। ये हो गए एंजाइम। अब बात आ रही है किसकी? वाहक की, वेक्टर की। किसकी बात आ रही है? वेक्टर की। तो आइए स्टार्ट करते हैं दूसरा। अब क्या हो जाएगा हमारा? पहला हमारा साधन जो था बेटा, पहला साधन हमारा हो चुका है कौन सा? एंजाइम। अब दूसरा साधन पढ़ेंगे क्या? वेक्टर यानी वाहक। आइए, ये हो चुका है। अब दूसरा साधन जो है उसका नाम है वाहक। नंबरिंग कैसे दी है? नंबरिंग मत भूल जाना, हमने नंबरिंग कैसे दी है? हाँ, ऐसे दी है ना। सॉरी, नंबरिंग हम इसी तरीके से दे रहे हैं, रोमन अक्षर में। फर्स्ट साधन जो हमने देखा है एंजाइम, है ना।
और दूसरा हम क्या देखने वाले हैं, इसको भी ऐसे ही दे देता हूं, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या देख लिया बेटा, एंजाइम देख लिया। अब सेकंड हम क्या देखने वाले हैं, वेक्टर। फर्स्ट एंजाइम हो गया, अब सेकंड हम देखने वाले हैं क्या, वेक्टर। वेक्टर या वाहक डीएनए, वेक्टर डीएनए या वाहक डीएनए। ठीक है, इसको अंग्रेजी में एक और नाम दिया जाता है, व्हीकल डीएनए भी बोल दिया जाता है, व्हीकल डीएनए। ठीक है, चलिए जी, क्या है जनाब, इसको पढ़ने से पहले जरा इसको देखिए। ये चित्र जो है आपको आज ही अपनी नोट्स में ये बनाना है। कब बनाना है, जैसी क्लास एंड होएगी आपके पास स्लाइड्स जब आएंगी, ये आपने पूरा का पूरा बनाना है। ये एक वाहक है जिसका नाम है PBr322। अब ये क्या है, P क्या है, B क्या है, R क्या है, 322 क्या है, आएगा। P मतलब मैं बता देता हूं, एक प्लाज्मिड है और जो दो वैज्ञानिकों ने खोजा था, बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोजा। उन्होंने जब ये प्लाज्मिड निकाला था तो उनको मशक्कत करनी पड़ी थी, 332वीं बार एक्सपेरिमेंटेशन जब किया तब जाकर निकाला। नहीं आया ना समझ में, नहीं आया ना, ध्यान से सुनो। इसको समझने से पहले, व्हीकल डीएनए समझने से पहले एक सिंपल सी बात मैं आपको एक चीज छोटी सी समझाना चाहूंगा। बेटा बैक्टीरिया जो होते हैं ना, बैक्टीरिया कौन, हमारे जो बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं दोस्त, बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें, उन बैक्टीरिया में अगर आपको एक चैप्टर याद आ रहा हो, हमने बात करी थी, चैप्टर अगर याद आ रहा हो, मुनेरत जगत है ना, जिसमें बैक्टीरिया को रखा जाता है, उनका एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। कोशिका चैप्टर में भी पढ़ा था, कोशिका चैप्टर याद कर, कोशिका वाला जो चैप्टर जो है उसमें भी तुमने पढ़ा ही। कोशिका जीवन की इकाई में प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं पढ़ी थी, पढ़ी थी। तो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया जो होता है उसमें एक मुख्य आनुवांशिक पदार्थ मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्राब। याद आ रहा है, केंद्राब याद आ रहा है, बताया था, न्यूक्लियोइड। उस क्षेत्र को, उस आनुवांशिक पदार्थ को क्या बोलते हैं जो यहां पर मिल रहा है, केंद्राब। ठीक है जनाब, इतनी सी बात हमें याद आ रही है, हल्की फुल्की ऐसी हमने कहीं पढ़ी थी। क्या आपको बताया गया था इस मुख्य आनुवांशिक पदार्थ के अलावा एक अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी तो मिलता है, एक्स्ट्रा अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ, जो कुछ गोलाकार डीएनए होता है। मैंने जानबूझ के बड़ा दिखाया, हालांकि इतना बड़ा होता नहीं, छोटा दिखा देता हूं, ये लो, इससे तो छोटे ही होते हैं। ठीक है जी, याद आ रहे हो आपको, इनको हमने क्या नाम दिया था सर, इनको हमने नाम दिया था, ये कौन थे दोस्त, ये थे प्लाज्मिड। याद कर, बताया है आपको, बिल्कुल बताया, इनको हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड। एक हल्की सी बात याद रखना, प्लाज्मिड जो होते हैं क्या होते हैं, ये द्विरज्जुकी डीएनए। प्रश्न पूछा गया नीट में, याद रखना, लक्षण मत भूल जाना। क्या आपको, देखो ये डीएनए है, अगर मैं इस सिरे को इससे जोड़ दूं तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब आप मुझे बताएं, ये दो रज्जु नहीं है डीएनए की, हाँ,
तो द्विरज्जु की डीएनए होता है प्लाज्मिड, जो आकृति कैसी होती है, गोलाकार। गोलाकार आकृति का, गोलाकार आकृति का, ये गोल आकृति नहीं दिख रही है तुमको, हाँ गोलाकार आकृति का ये द्विरज्जु की डीएनए है। अगर मैं इस सिरे को इससे जोड़ दूं तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना? अब आप मुझे बताएं, ये दो रज्जु नहीं है डीएनए की? हाँ। तो द्विरज्जु की डीएनए होता है प्लाज्मिड, जो आकृति कैसी होती है, गोलाकार। गोलाकार आकृति का, गोलाकार आकृति का, ये गोल आकृति नहीं दिख रही है तुमको? हाँ सर, गोलाकार आकृति का ये द्विरज्जु की डीएनए है। गोलाकार आकृति का द्विरज्जु की क्या है, डीएनए है। ओके जनाब, समझ में आ गए दो लक्षण, जिसके अंदर क्षमता है स्व प्रतिकृति करने की, स्व प्रतिकृति करने की क्षमता है, सेल्फ रेप्लिकेशन, स्व प्रतिकृति। अब ये क्या था, याद कर, तुमको समझाया था, एक कोशिका के अंदर सारा का सारा कार्य जो होता है वो ये नियंत्रित करता है। याद आ रहा है? एक कोशिका के समस्त कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? उसका मुख्य अनुवांशिक पदार्थ, है ना? लेकिन ये जो होते हैं, ये जो होते हैं, ये खुद अपनी जिम्मेदारी लेते हैं खुद की संख्या बढ़ाने की। यानी प्रतिकृति का मतलब क्या होता है? अपनी संख्या बढ़ाना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से गुणन करना, है ना? स्व का मतलब स्वयं, यानी इनके अंदर क्षमता है कि ये बिना इसके कंट्रोल के, इस मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के बिना कंट्रोल के, ये अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। इनको हमने बोला है प्लाज्मिड, जिसके ये 3 गुण प्रभु याद रख लेना। ठीक है, अब मैं तुमसे बोल रहा हूं यहां पर ये जो संरचना जो तुमको दिख रही है, इस संरचना में PBr322 का मतलब क्या था? देखिए, P का मतलब है प्लाज्मिड। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, जैसे ये एक प्लाज्मिड है मान, ठीक है, ये एक प्लाज्मिड है। ओके सर, Br वर्ड जो है ये 2 वैज्ञानिकों का नाम है, बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स। बॉलिवर रॉड्रिग्स, ये 2 वैज्ञानिक है, बताऊंगा ये बाद में आएगा, टेंशन मत लेना। तो P मींस प्लाज्मिड, B मींस बॉलिवर, R मींस रॉड्रिग्स। ठीक है, अब मान लो मैं ही बॉलिवर रॉड्रिग्स हूं और मेरे को इस प्लाज्मिड को निकालना है। मैं अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, पहली बार किया नहीं निकला, दूसरी बार किया नहीं निकला, तीसरी बार किया नहीं निकला, ऐसे करते 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 मैं 300 बार किया नहीं निकला, 321वीं बार किया नहीं निकला, 322वीं बार जब मैंने प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया, तब जाकर मेरा ये निकला। यानी एक प्लाज्मिड जो 332वीं बार एक्सपेरिमेंट करने पर निकाला, किसने? बॉलिवर और रॉड्रिग्स ने, उसका नाम है PBr322। तो नाम तो आपको समझ में आ गया है। अब बात आ रही है, ये प्लाज्मिड भी समझ में आ गया, इसका लक्षण समझ में आ गया, इसकी आकृति समझ में आ गई, ये एक डीएनए है, द्विरज्जु के डीएनए। अब बात आ रही है, ये क्या है? व्हीकल डीएनए क्या है? वाहक डीएनए क्या है? इसको अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर आराम से। ठीक है, चलिए दोस्त, सो यहां तक की बात आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। जो भी आज चीजें बताई गई हैं, ये सारी की सारी चीजें बेटा आपने याद रखनी है, भूलना कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट प्रश्न को आराम से पढ़िए। प्रतिबंधन एंजाइम के नामकरण में प्रथम अक्षर ए है, ए नाम से लिया जाता है, तथा अगले 2 अक्षर बी से एवं चौथा अक्षर सी से, और डी जो है वो कहां से? जहां से एंजाइम प्राप्त किया गया है। ध्यान से पढ़ना प्रश्न को। ठीक है, अब आपने बताना है ए क्या है, बी क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, ए वंश है, बी जाति है, सी प्रभेद है, डी जीवाणु है। दूसरा ऑप्शन, ए जाति है, बी वंश है, सी प्रभेद है, डी जीवाणु है। तीसरा ऑप्शन, ए वंश है, बी जाति से लिया गया है, सी प्रजाति से लिया गया, डी यूकैरियोट से लिया गया है। चौथा ऑप्शन, ए जो है वो जाति से लिया गया नाम, बी जो है वो वंश से लिया गया नाम, सी जो है वो प्रजाति से लिया गया और डी जो है वो यूकैरियोट से लिया गया है। सोचिए
लगाइए दिमाग। आशा करते हैं काफी समय दे दिया आपको इस प्रश्न को करने के लिए, कर लिया। चलिए जी नेक्स्ट, अगला दूसरा प्रश्न। समान प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा कटे विजातीय डीएनए तथा प्लाज्मिड पुनर्योगज प्लाज्मिड निर्माण हेतु जोड़े जा सकते हैं। इको आर फर्स्ट के द्वारा, पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा, टैक पॉलीमरेज के द्वारा, लाइगेज के द्वारा। हिंट नहीं देंगे, अगर हिंट दे दिया तो आप फटाफट आंसर लगा देंगे। सोचिए, खुद सोचिए। चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बेटा जी। यहां पर पहला प्रश्न था कि भाई साहब एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है, उसके नामकरण में जो अक्षर ए है वो पहला है, और हम जानते हैं अक्षर ए अगर पहला है तो वो किससे लिया गया होगा? वंश से, जाति नहीं होगा, यानी ये गलत हो गया हमारा, ये गलत हो गया, यानी ये हमारा पूरा क्रॉस, ये पूरा क्रॉस। क्यों? क्योंकि ए जो है वो प्रथम अक्षर, और प्रथम अक्षर किससे लिया जाता है? वंश से। चलो ये ठीक है, ये ठीक है। अब अगला जो अक्षर है बी, ये किससे लिया जाता है? सर जाति से। चलो यहां पर भी जाति है, यहां पर भी जाति है, ओके। अब सी जो है, सी से, सी जो था, दिमाग लगा, अगला जो अक्षर जो था भाई, ए जो है वो किससे ले लिया? वंश से ले लिया। बी जो है वो जाति से ले लिया। सी किससे लिया जाएगा? सी क्या था? क्या था सर जी? सर जी प्रभेद था। हाँ सर, प्रभेद था। प्रजाति थी क्या? नहीं, प्रभेद था। और आखिरी जो था वो तो रोमन संख्या थी, लेकिन प्रश्न में पूछा नहीं है रोमन संख्या, ये पूछ रहा है वो डी कौन है, वो एंजाइम जिससे लिया जा रहा है। जरा सोचिए, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस किससे प्राप्त हो रहे हैं आपको? क्या यूकैरियोट से प्राप्त हो रहे हैं या जीवाणु से प्राप्त हो रहे हैं? जीवाणु। यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है? प्रोकैरियोट है ना, तो सीधा सीधा जीवाणु लिख दिया, सीधा सीधा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर इज फर्स्ट। था जबरदस्त प्रश्न, मजा आया ऐसे प्रश्न को करने में। आइए दूसरे प्रश्न की लैंग्वेज कई बच्चों को समझ में नहीं आएगी, बहुत सीधा सीधा बोल रहा कि भाई साहब आपने प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लिया, आपने काट दिया किसको? डीएनए को, और आप प्लाज्मिड के साथ जोड़ने वाले हैं। सिर्फ इतने से वर्ड पर फोकस करना। जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? अरे बांगड़ू, जोड़ने के लिए सीधा सीधा लाइगेज चाहिए। लाइगेज क्या कर रहा है? जोड़ने का काम। खत्म, खल्लास, इतनी थी बात। दो थे प्रश्न, अच्छे थे ये प्रश्न। नेक्स्ट लेक्चर में, अभी ये टॉपिक कंटिन्यू चलेगा, अभी खत्म थोड़ा ना हुआ, साधन खत्म तो ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी? साधनों की। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।